हेलो स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 में जो ओल्ड पेपर है, उस ओल्ड पेपर जो 2013 में जो मैथ का पेपर था, उस मैथ के पेपर को हम करेंगे सॉल्व। तो देखो, माध्यमिक परीक्षा 2013, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2013, गणित मैथमेटिक्स और समय 3.25 घंटे का है, पूर्णांक 80 का है। तो इस 2013 में जो प्रश्न गणित का प्रश्न पेपर पूछा गया था 2013 में, उस पेपर को हम क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न में। तो देखो, कुछ परीक्षार्थियों के निर्देश लिखे गए। ये पेपर हूबहू ये 2013 में पूछा गया था, वही पेपर है। परीक्षार्थियों के सामान्य निर्देश: परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यता लिखे, रोल नंबर अनिवार्य लिखे। दूसरा, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। थर्ड, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है, उन सभी के उत्तर एक ही साथ लिखे, जो उत्तर खंड है। अब जो निर्देश नंबर 4 है उसको देखते हैं। सॉरी, 5वां नंबर जो निर्देश है उसको देखते हैं। 5वें नंबर जो निर्देश है वह है, प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माने। मतलब अगर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अगर त्रुटि है या विरोधाभास अंतर है, तो आपको हिंदी भाषा को ही मानना है। खंड ए देखो, एक खंड में 1 से 10 तक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 1 अंक का है। बी में 11 से 15 है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। सी सेक्शन 16 से 25 है, 3 नंबर का है। और डी में 26 से 30 तक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का है। कितने नंबर का प्रश्न है विद्यार्थियों? 6 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 28 व 30 में आंतरिक विकल्प भी है। आंतरिक का मतलब 28 में कुछ और भी प्रश्न दे रखे और 30 में भी कुछ प्रश्न दे रखे। अपनी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों के दोनों ओर लिखिए। यदि कोई रफ कार्य करना है तो उत्तर पुस्तिका के आंतरिक पृष्ठ ऑफर करें और इन्हें तिरछी लाइनों से काटकर उन पर रफ कार्य लिख दें। 9 नंबर देखो, प्रश्न क्रमांक 26 का लेखा चित्र ग्राफ पेपर बनाइए। प्रश्न क्रमांक दे रखा है 26 का जो लेखा चित्र है वो ग्राफ पेपर पर बनाना है। किस पे बनाना है विद्यार्थियों? ग्राफ पेपर पे बनाना है। तो अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहले हम शुरुआत करेंगे भाग नंबर ए। किससे शुरुआत करेंगे विद्यार्थियों? हम भाग नंबर ए से शुरुआत करेंगे। भाग नंबर ए देखो, हमने पढ़ा भाग एक में 1 से लेकर 10 तक प्रश्न है। 1 से लेकर के कितने प्रश्न हैं? 10 प्रश्न है। और प्रत्येक जो प्रश्न है वो कितने नंबर का है विद्यार्थियों? 1 नंबर का है। तो हम शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। तो देखो, प्रश्न नंबर 1 क्या दे रखा है? प्रश्न नंबर जो 1 दे रखा है वह है, संख्याओं 44 और 99 का मशप महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 44 और 99 का क्या ज्ञात करना है आपको? मशप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है विद्यार्थियों? मशप ज्ञात करना है। अब देखो, प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये भी समझना है कि किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। तो संख्या दे रखी है 44, ये प्रश्न नंबर 1 है। 44 और 99 का हमें निकालना है मशप, मतलब मशफ ज्ञात करना है आपको। SCF ज्ञात करना है 44 और 99 का। तो पहले करना पड़ेगा गुणनखंड। 44 का गुणनखंड करना है, 2 का भाग लगा दो 22 बार, 2 का भाग लगा दो 11 बार और 11 में 11 का भाग 1 बार। 99 का गुणनखंड करो। 99 में 3 का भाग 33 बार, 3 का भाग 11 बार और 11 का भाग विद्यार्थियों 1 बार। तो देखो, 44 का जो गुणनखंड होगा वह हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 11, 2 गुणा 2 गुणा 11। फिर आपके 99 का जो गुणनखंड हो जाएगा विद्यार्थियों वह हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 11। अब हमें ज्ञात करना था SCF। ज्ञात क्या करना था? SCF। तो SCF वह संख्या है जो दोनों में कॉमन है। अब देखो, 2 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 3 है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है। तो 11 देखो दोनों में है, 11 दोनों में है। तो पहले प्रश्न का जो मशप कितना हो जाएगी विद्यार्थियों? 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व आउट कर दिया है। एक बार वापस प्रश्न को देख लेते, समझ लेते। प्रश्न है, संख्याओं 44 और 99 का महत्तम समावर्तक
SCF ज्ञात कीजिए और फाइंड द SCF ऑफ नंबर्स 44 एंड 99। तो ये 44 का गुणनखंड, 2 का भाग 22, 2 का भाग 11, 11 का भाग 1, 99 3 का भाग 33, 3 का भाग 11, 11 का भाग 1, 44 2 गुणा 2 गुणा 11, 99 देखो 3 गुणा 3 गुणा 11, दोनों में कॉमन है आपके 11। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 देखो, प्रश्न नंबर जो 2 दे रखा है इसको समझते हैं। प्रश्न नंबर 2, 7 पेंसिल तथा 5 पेन का मूल्य कितना है? 29 रुपए है। इसको बीज गणितीय रूप में लिखो। किस रूप में लिखना है विद्यार्थियों? बीज गणित रूप में लिखना है। एक तो पेंसिल है, पेन है। तो देखो करते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 देखो सॉल्व आउट करेंगे। माना कि पेन का मूल्य, हमने माना कि जो पेन का मूल्य, माना कि पेन का जो मूल्य होगा वो हो जाएगा x। पेन का मूल्य कितना है? x है। और सॉरी, पेन का मूल्य ये y मान लो। पहले हमें पेंसिल का मूल्य मानना था, और पेंसिल का जो मूल्य हो जाएगा विद्यार्थियों वो हो जाएगा x। पेंसिल का x है और y है। प्रश्न में देखो, प्रश्न में शर्त क्या दे रखी है? प्रश्न के अनुसार प्रश्न में दे रखा है 7 पेंसिल। तो 7 पेंसिल को मान रखा हमने x, और 5 पेन को मान रखा y, और दोनों का मूल्य कितना है विद्यार्थियों? प्रश्न दे रखा है 29, और हमें व्यक्त करना था बीजगणित रूप में। तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों बीजगणितीय रूप में। ये देखो बीजगणित रूप में 7 पेंसिल तथा 5 पेन का मूल्य 29 रुपए है। इसको बीजगणितीय रूप में लिखना था। तो माना कि पेन का मूल्य y है, पेंसिल का मूल्य x है। बीजगणित 7 पेंसिल है, 7x प्लस 5y बराबर हो जाएगा 29 रुपए। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व आउट कर दिया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 देखो विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 है समांतर श्रेणी 2 7 12 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। 2 7 12 का 11वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 11वां। फाइंड द 11th टर्म ऑफ द AP 2 7 12। अब देखो प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में दे रखा है 2 7 12 का 11वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 11वां पद ज्ञात करना है। अब आपको पता है कि 11वां पद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वह है an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक 1 डी। an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक 1 डी। अब इसमें देखो a का मान कितना है? पहली संख्या a का मान है, कितना है विद्यार्थियों? 2। n का मान कितने पद है? 11 पद है। d का मान देखो 7 में से घटा दो 2 तो 5 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 5। अब ये मान रखो इसमें an बराबर a का मान है 2 प्लस n का मान 11 माइनस 1 और d का मान है 5। 2 प्लस 11 में से घटा दो 10 गुणा 5, 10 गुणा 5। 2 प्लस 10 और 5 को करो गुणा 50, और 50 और 2 जोड़ दो तो हो जाएगा 52। तो 11वां पद कितना है? 52 है। 11वां पद कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। दो प्रश्न नंबर 3 था कि समांतर श्रेणी 2 7 12 का 11वां पद ज्ञात करना है। an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक 1 डी। an बराबर a का मान 2, n का मान 11 और d का मान 5। a 2 प्लस 11 माइनस 1 डी। 2 प्लस 11 में से घटाने पर 10 गुणा 5, 5 और 10 को गुणा करेंगे 50, 50 और 2 जोड़ दो 52। कितने हो जाएंगे विद्यार्थियों? 52 हो जाएंगे। अब करते हैं प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व आउट। चौथा प्रश्न देखो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात क्या करना? देखो निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 4 -3 को जोड़ने वाले 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यह जो प्रश्न दे रखा है चौथा प्रश्न, इसमें 2 बिंदु दे रखा है। एक जो बिंदु दे रखा है वो -1 7 है, और जो दूसरा बिंदु दे रखा है वो 4 -3 है, और उसको जोड़ने वाला जो अनुपात है वह है विद्यार्थियों 2:3। जोड़ने वाला जो अनुपात है वो हो जाएगा 2:3। अब इस प्रश्न को सॉल्व आउट करते हैं। देखो ये मान लो a है
और ये है आपका b और ये अनुपात हो जाएगा। तो हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। अब आपको पता है, आपने पढ़ी होगी 7वीं प्रश्नावली निर्देशांक ज्योमिति। निर्देशांक ज्योमिति में ये दे रखा है कि दो बिंदु है और विभाजन जो सूत्र है वह रहता है विद्यार्थियों x के लिए सूत्र होता है x1 m1 x2 प्लस x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये सूत्र x का निर्देशांक। अब इसमें देखो ये जो मान है ये होता है पहला x1 का मान और ये मान रहेगा x2 का मान, ये आपका m1 हो जाएगा, ये आपका m2 है, ये आपका y1 है और ये हो जाएगा y2 का। अब इसमें मान की जरूरत है, देखो m1, अब इसमें मान की जरूरत है आपका m1। देखो m1 का मान कितना है विद्यार्थियों, 2 है आपका। x2 का मान देखो 4 प्लस m2 देखो ये रहा आपका 3 x1 और x1 का मान ये रहा -1 बटा m1 प्लस m2 2 प्लस 3 हो जाएगा। अब देखो 4 और 2 को गुणा करो विद्यार्थियों 8, प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 3 व 1 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 बट्टा 2 और 3 को जोड़ दो 5। 8 में से 3 घटाने पर 5 बट्टा 5 और 5 में 5 का भाग लगाने पर हो जाएगा 1। 5 में 5 का भाग लगाने पर हो जाएगा 1। तो ये x के निर्देशांक हो गए। अब ज्ञात करना है y के निर्देशांक। तो देखो y का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब इसमें मान रखो आप m2 का मान है 2, y2 का मान हो जाएगा ये यहाँ पे -3 प्लस m2 3 y1 7 बट्टा m1 प्लस m2 2 प्लस 3 हो जाएगा। 2 और 3 को गुणा करो -6 प्लस 7 और 3 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21 और दोनों को जोड़ दो 5। ये प्लस है और ये माइनस है तो घटेगा। 21 में से 6 घटाने पर 15 और 15 में 5 का भाग लगाने पर हो जाएगा 3। तो x का मान कितना आया था विद्यार्थियों, 1 आया था और y का मान कितना आ गया 3। तो ये हो जाएंगे आपके निर्देशांक। समझ गए प्रश्न नंबर 4 को। एक बार वापस देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, ये बिंदु दे रखे a और b और ये अनुपात दे रखा है, हमें ज्ञात करना निर्देशांक। तो देखो ये निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अब इसमें m1 का मान ये रहा 2 गुणा x2 ये रहा 4 प्लस m2 3 गुणा x1 -1। m1 प्लस m2 2 प्लस 3, 4 और 2 को गुणा करेंगे 8 प्लस और माइनस 3 व 1 को गुणा करें 3 बट्टा 5। 8 में से 3 घटाने 5 बट्टा 5 और 5 में 5 का भाग लगा दो एक बार। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। m1 का मान ये रहा 2 गुणा y2 ये रहा आपके y2 -3 प्लस m2 3 गुणा m1 y1 7। 2 और -3 को गुणा करेंगे -6, 7 और 3 को गुणा करेंगे 21 बटा 5। ये प्लस है और ये माइनस से घटेगा 15 बटा 5 और भाग लगाने पर हो जाएगा 3। तो x 3 है, 1 है और y 3 है। बढ़ते प्रश्न नंबर 5 की ओर। अब देखो प्रश्न नंबर 5 ये देख लो, और ये प्रश्न नंबर 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो, हर पेपर में पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको समझना है विद्यार्थियों। देखो इस प्रश्न को यहीं पे सॉल्व आउट कर सकते हैं। बिंदु 7 -3 में y अक्ष से दूरी देखो। अब इसमें दूरी पूछा है तो दूरी हमेशा क्या हो जाएगी, उल्टी हमें करनी है। x पहला है, y हो जाएगी बाद में। तो y अक्ष पूछा गया है, देखो दूरी पूछी गई है तो y अक्ष की जो दूरी हो जाएगी विद्यार्थियों वो पहले वाली हो जाएगी, पहले ये वाला हो जाएगा 7। तो y अक्ष की दूरी कितनी है विद्यार्थियों, yx बराबर हो जाएगा 7। yx बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो बिंदु 7 -3 की y अक्ष से दूरी लिखिए तो y अक्ष की दूरी y बराबर हो जाएगा 7, ये 7। अगर x पूछता तो कितना होगा, -3 नहीं होगा 3 होता, क्योंकि हमेशा दूरी होगी वो विद्यार्थियों प्लस में होती है। तो राइट डाउन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 7 -3 फ्रॉम y एक्सिस। इट्स ओके। बढ़ते प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में देखो, प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। यदि एक बिंदु
पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी ए पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 180 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो तो कोण पी ओ ए का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस टाइप का प्रश्न वापस बोर्ड में पूछा जाता है तो आपको किस प्रकार से सॉल्व आउट करना है, समझना है। इफ tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then find कोण POA। इट्स ओके। अब इसको सॉल्व आउट किस प्रकार से करेंगे, समझना है प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा और परस्पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है, एक 80 डिग्री पर झुकी हुई है। अगर हमें कोण निकालना है POA तो हमेशा ध्यान रखेंगे इसको घटाना है 180 में से। किसमें से घटाना, जो मान दे रखा है वो इसको 180 में से घटाना है। तो 180 माइनस 80 और घटाने पर रह जाएगा आपका 100 डिग्री। तो कोण POA का मान कितना है, कोण POA का मान कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, ये हो जाएगा आपके 100 डिग्री। कोण POA का मान कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 100 डिग्री। समझ गए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 क्या है, देखो प्रश्न नंबर 7 है यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 14 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 में बताया गया है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या विद्यार्थियों, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यही पूछा गया है ना, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो ज्ञात करना है हमें वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। फाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर 14 गुणा 14 और 7 का भाग लगा दो इसमें 2 बार। 22 गुणा 2 गुणा 14, 22 और 2 को गुणा करेंगे 44 गुणा 14, 14 चौका 56 हासिल 5, 14 चौका 56 और 5 हो जाएगा 61 और क्षेत्रफल है तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए। प्रश्न है यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुणा आर 14 गुणा 14, 7 का भाग लगाओ 14 में 2 बार, 22 गुणा 2 गुणा 14, 22 और 2 को गुणा करेंगे 44 गुणा 14 और इसको मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 616, क्षेत्रफल हो जाए सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 7 को कर दिया है सॉल्व आउट। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 क्या है, प्रश्न नंबर 8 दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए, केवल चित्र बनाइए। क्या करना है विद्यार्थियों, केवल चित्र बनाना है। अब देखो केवल चित्र बनाना है तो आपको 7.5 सेंटीमीटर क्या करनी है, एक लाइन खींचनी है, एक रेखाखंड खींचना है। देखो इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व आउट करते हैं हम। 7.5 तो स्केल की सहायता से आपको करना है 7.5 सेंटीमीटर क्या करना है, रेखाखंड खींचना है। अब रेखाखंड खींचना है तो 2 लाइन खींच रही है, 2:3 है। अब 2:3 का मतलब इस लाइन की टुकड़ा करेंगे हम, 2:3 दोनों और जोड़ने पर हो जाएंगे 5। एक लाइन खींचेंगे आप 90 डिग्री से कम ऊपर और एक इस तरफ खींचेंगे 90 डिग्री से कम नीचे लाइन। फिर इस लाइन के 5 टुकड़े करेंगे बराबर। अब देखो 7.5 के 5 टुकड़े करना है बराबर, तो आप बराबर करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। देखो 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। पहले टुकड़ा रखेंगे 2 तो इस चित्र बनाना है ओनली 4, ये हो जाएगा 2, ये आपका 2 हो जाएगा, ये अनुपात में हो जाएगा 3, ये मान लो A हो जाएगा, ये हो जाएगा B। समझ गए, केवल आपको चित्र बनाना था। ये रचना प्रश्नावली में से प्रश्न पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। अब देखो बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में क्या है, प्रश्न नंबर 9 में त्रिज्या R वाले वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, संगत साप की लंबाई ज्ञात करनी है। ज्ञात करनी है संगत साप की लंबाई का सूत्र लिखना है। देखो अब आपको पता है ये प्रश्नावली 12वीं है जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उस प्रश्नावली में से प्रश्न पूछा गया है।
और संगत साप की लंबाई का सूत्र लिखना है बस इसमें। तो देखो संगत साप की लंबाई, संगत साप की जो लंबाई होती है विद्यार्थियों, संगत साप की लंबाई, और संगत साप की जो लंबाई ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो हो जाएगा फाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। वो हो जाएगा विद्यार्थियों फाई आर स्क्वायर थीटा बटा 180 डिग्री। तो इस प्रश्न से, इस प्रकार से हमने 9वें प्रश्न को सॉल्व किया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 देखो, प्रश्न नंबर 11 में ये बताया गया है किसी प्रयोग की, ये भी प्रश्न याद रखना है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग लिखना है। तो देखो सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योग होता है विद्यार्थी उसको ध्यान में रखना है, और कितना होता है वो होता है 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो इस प्रकार से हमने ए जो पार्ट है, ए पार्ट ए को हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। जो 10 प्रश्न है बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न पार्ट बी की ओर, खंड बी पार्ट बी की ओर। और ये जो प्रश्न होंगे ये 2-2 नंबर के होंगे विद्यार्थियों। 11 से लेकर जो 15 तक प्रश्न होंगे, 1 से 10 तक जो प्रश्न थे वो 1-1 नंबर के थे। अब जो प्रश्न होंगे विद्यार्थियों वो 2-2 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे विद्यार्थियों? 2 नंबर के प्रश्न होंगे। अब इस प्रश्न को सॉल्व आउट करते हैं, प्रश्न नंबर 11 को। और प्रश्न नंबर जो 11 है, इस प्रश्न नंबर 11 को देखना है, और बहुत ही गजब का जो प्रश्न है ये। देखो प्रश्न दे रखा है, यदि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में DE BC है, इसका मतलब समांतर, DE समांतर BC है, AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर है, BD 3 सेंटीमीटर तथा AE 1 सेंटीमीटर हो, तो BC ज्ञात कीजिए। अब इसमें सॉरी EC ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात क्या करना है? EC ज्ञात करना। तो इस प्रश्न को यहाँ पे समझना है, यहाँ पे समझना है प्रश्न को। देखो इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व आउट करते हैं, यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व आउट करते हैं। प्रश्न में देखो बताया गया था, प्रश्न में है त्रिभुज में ए बी। देखो एक बार मैं बना देता हूँ इसमें, ये त्रिभुज हो जाएगा ABC, त्रिभुज हो जाएगा ABC, ये मान लो A, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा आपका C। फिर इसमें DE भी है, तो ये हो जाएगा, ये मान लो D, और ये हो जाएगा आपका E, ये हो जाएगा D। और फिर इसमें दे रखा है AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर। AD ये रहा 1.5 सेंटीमीटर। BD बराबर 3 सेंटीमीटर, BD ये रहा, BD बराबर 3 सेंटीमीटर। AE बराबर 1 सेंटीमीटर, AE बराबर 1 सेंटीमीटर। तो EC ज्ञात करो, ये ज्ञात करना है। देखो प्रश्न को तो वापस आप पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। प्रश्न है विद्यार्थियों, त्रिभुज ABC में DE और BC समांतर है। देखो DE, ये DE और BC समांतर है, ये बराबर है D, या देखो ये DE और BC क्या है? समांतर है। AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर। BD बराबर, ये देखो BD बराबर 3 सेंटीमीटर। AE बराबर 1 सेंटीमीटर, AE बराबर 1 सेंटीमीटर। अब ये ज्ञात करना है ये बार। अगर इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, और इसमें से देखो 1 2 3 4, इसमें से चारों में से कोई भी आपको ज्ञात करनी होती है भुजा, तो एक प्रमेय होता है जिसका नाम होता है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। ये ध्यान रखना है, आधारभूत, इस प्रमेय का जो नाम है वह हो जाएगा आधारभूत समानुपातिक, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। समझ गए इस प्रमेय को? ये जो प्रमेय होता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय होता है। इस प्रमेय का मतलब होता है कि AD बटा DB, या BD मान लो, जो भी AD बटा DB, ये जो बराबर होगा, किसके बराबर होगा विद्यार्थियों? AE बराबर EC के बराबर होगा। ये ध्यान रखना है, ये आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय है कि जो AD है, ये AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये बराबर होता है। इसमें देखो AD का मान कितना दे रखा है, ये रखेंगे 1.5 DB, ये DB का मान कितना दे रखा है इसमें 3 सेंटीमीटर, बराबर AE का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, और EC आपको ज्ञात करना, तो आप x मान सकते हैं। समझ गए? अब देखो करेंगे तिरछा गुणा, x व 1.5 को गुणा कर दो तो 1.5 x हो जाएगा, और 3 व 1 को गुणा करेंगे विद्यार्थी हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। अब x बराबर
अब क्या करना है आपको, x बराबर, अब हम करेंगे x बराबर 3/1.5, कितना हो जाएगा 1.5। अब देखो 1.5 है, इसका भाग लगाना है, या पॉइंट हटा दो और ऊपर लगा दो 0। 15 का भाग इसमें लगा दो 2 बार, कितना बार हो जाएगा, सॉरी इसमें 2 बार नहीं होगा, फिर 15 और 3 और इसको गुणा करेंगे 30 में 2 भाग लगा दो, हो जाएगा 2 बार। समझ गए इस प्रश्न को, ये वापस समझ लेते हैं। पर देखो ये जो x है, x बराबर 3/1.5, अभी पॉइंट हटा दो और ऊपर लगा दो 0, ये 30 हो जाएगी। अब 15 का भाग लगा दो 30 में, 15 एक कम 15, 15 हो जाएगा 30, तो इसका मान कितना हो जाएगा विद्यार्थी, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने 11वें नंबर प्रश्न है, जो 2 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही आसान तरीके से प्रश्न पूछा गया है और आसान प्रश्न है, इसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया है। देखो AD 1.5, DB 3 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर, EC ज्ञात करना है। तो आधारभूत जो समानुपातिक का प्रयोग प्रमेय है वो AD बटा DB, AD बटा DB, AE बटा EC 1.5/3, 1/x, इसको गुणा करेंगे 1.5x, 3 और 1 को गुणा करेंगे 3x बराबर 3/1.5, हटा दो 0 लगा दो, भाग लगा दो, 2 बार हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। अब देखो प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 देखो, प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए और कॉसेक ए ज्ञात कीजिए। अब देखो साइन बराबर 3/5 है, साइन ए बराबर 3/5 है। अब आपने लाल बट्टा कक्का, ये सूत्र देखा होगा, लाल बट्टा कक्का का, लाल बट्टा कक्का साइन के लिए सूत्र, ये विद्यार्थियों साइन के लिए। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं। साइन ए के लिए जो सूत्र है वो है लंब बटा कर्ण, एल बटा कर्ण, और कितना दे रखा है इसमें 3/5 दे रखा है। अब देखो ये लंब है और ये कर्ण है, ज्ञात क्या करना है, आधार। तो आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय, कौन सा प्रमेय है विद्यार्थियों, पाइथागोरस प्रमेय है। और पाइथागोरस प्रमेय में ज्ञात करना, मान लो आधार, आधार ज्ञात करने के लिए सूत्र है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर बराबर कर्ण का मान कितना है 5 का स्क्वायर और लंब का दे रखा है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। एक्स का स्क्वायर बराबर 25 में से 9 घटा दो 16, स्क्वायर हटा दो, रूट लगा दो, और जो 16 का वर्गमूल बोलो विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4, x बराबर हो जाएगा आपके 4। ये कौन, ये जो मान है ये आधार है। अब देखो ज्ञात करना है इसमें अपने cos a और cosec a, एक तो ज्ञात करना आपको cos a और दूसरा ज्ञात करना है आपको cosec a। एक तो ज्ञात करना है cos a और दूसरा cosec a। cos के लिए सूत्र ये आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो विद्यार्थियों आधार कितना आया, ये 4 हमने ज्ञात कर लिया, आधार कितना आया 4, और कर्ण कितना आ गया आपके, कर्ण हो जाएगा 5, तो 4/5, आधार बटा कर्ण बराबर 4/5। अब देखो कौसेक ए, कौसेक ए, कौसेक ए का जो सूत्र है वो है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान कितना है 5 और लंब कितना है विद्यार्थियों 3 है, तो हो जाएगा 5/3। इस प्रकार से हमने कॉस ए का मान ज्ञात कर लिया और कौसेक ए का मान ज्ञात कर लिया। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। ये 12वां प्रश्न था, अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। कौन सा प्रश्न है 13वां प्रश्न, 13वां प्रश्न देखो ये 13वां जो प्रश्न है, 13वां प्रश्न देखो tan 65 बटा cot 25 का मान ज्ञात कीजिए। अब 65 और 25 पहले आप देखेंगे कि ये टेबल का मान है, सर टेबल का मान तो नहीं है, टेबल का मान नहीं है तो दोनों को जोड़ने पर 90 के बराबर है, हाँ, तो इसमें लगेगा पूरक कोणों पर जो आधारित सूत्र है वो लगेगा। दोनों में से एक को चेंज करना है विद्यार्थियों, दोनों में से एक को चेंज करना, जैसे मान लो इसको चेंज करना है तो सूत्र है tan 90 माइनस 65, tan 90 माइनस 65 बट्टा कॉट 25, कॉट 25 हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा बराबर आपको पता है सूत्र हो जाएगा कॉट, और 90 में से 65 घटाने पर कॉट 25
बटा कॉट 25। कॉट 25 में कॉट 25 का भाग लगाओ एक बार। कॉट 25 में कॉट 25 का भाग लगाने पर एक बार देखो tan 65 बटा कॉट 25 का मान ज्ञात कीजिए। tan 90 माइनस 65 बटा कॉट 25। tan चेंज होगा कॉट 25 बटा कॉट 25 भाग लगाने पर हो जाएगा आपके एक हो जाएगा। समझ गए। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 देखो, साइन 35 कॉस 55 प्लस कॉस 35 साइन 25 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें टेबल का मान है क्या ये टेबल का मान तो नहीं है, तो फिर क्या करना, दोनों को जोड़ने पर 90 के बराबर है, दोनों को जोड़ो 90 हो रहे। हाँ सर 90 तो हो रहे। इसका मतलब पूरक कोणों पर आधारित दोनों में सूत्र आपको अप्लाई करना है। किसका करना है, पूरक कोणों पर आधारित सूत्र को अप्लाई करना। देखो यहीं पे अप्लाई कर लेते हैं। जैसे पहला जो प्रश्न है ये वाला, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे साइन 35 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर, इसको हम करते हैं वो चेंज, कॉस 90 माइनस थीटा का मान ये लिख दो 55 हो जाएगा 55 प्लस इसमें से इसको चेंज करेंगे, ये आपका हो जाएगा कॉस 35 और इसको चेंज करते हैं साइन 90 माइनस 55। आगे दे रखा देखो साइन 35, तो ये रहा आपका साइन 35 गुना कॉस जो चेंज होगा विद्यार्थियों वो हो जाएगा आपके साइन में। किस में हो जाएगा, साइन में। और 90 में से 55 घटा दो तो साइन 35 प्लस कॉस 35 गुना जो साइन चेंज होगा वो हो जाएगा कॉस में, 90 में से घटाने पर रह जाएंगे 35। समझिए। अब देखो साइन और साइन को गुणा कर दो, साइन स्क्वायर और 35 की जगह लिखेंगे आप 35। समझ गए। और कॉस को गुणा कर दो विद्यार्थियों, वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर और हो जाएगा 35। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपको पता है एक सर्व समीकरण काम करती है इसमें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर में हो जाएगा एक। तो ये क्या है, एक सर्व समीकरण है। तो इसका मतलब कि साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 35 का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 14 है, इस 14 प्रश्न को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 15 जो प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। देखो ये 15 जो प्रश्न है, इसको प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न दे रखा है 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की सड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है या बदला जाता है, तो तार की मोटाई ज्ञात करनी है। अब देखो मोटाई का मतलब होता है आपको आयतन। समझ गए। मोटाई का मतलब यहाँ पे ज्ञात करना है आपको आयतन विद्यार्थियों। मोटाई का मतलब क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे आयतन ज्ञात करना है। अब देखो लंबाई दे रखी है, ये चौड़ाई दे रखी है, इसको मान लो आप ऊंचाई मान लो। क्या मान लो विद्यार्थियों, ऊंचाई मान लो। अब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, ये आयतन ज्ञात करना है। इसका मतलब घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। किसका आयतन ज्ञात करना विद्यार्थियों, घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। और यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, हमें यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 15 जो प्रश्न है, घनाभ की लंबाई दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा देखो घनाभ की लंबाई। किसकी लंबाई है, घनाभ की लंबाई। अब लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। इसमें घनाभ की जो चौड़ाई दे रखी है विद्यार्थियों, वो चौड़ाई दे रखी है 18 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई वह हो जाएगी विद्यार्थियों 1 सेंटीमीटर। देखो घनाभ की लंबाई 18 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है हमें, घनाभ की मोटाई ज्ञात करनी है। तार की मोटाई है, तार है ना, तार की मोटाई ज्ञात करनी है। तार की मोटाई, मोटाई का मतलब है आयतन। मोटाई का मतलब क्या है, आयतन। और आयतन ज्ञात करने के लिए होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है। लंबाई यहाँ पे 8 है, चौड़ाई यहाँ पे 18 है, ऊंचाई यहाँ पे 1 है। और गुणा करो 18 और 8 को गुणा कर दो, 18 8 तो 44, 144 और 1 को गुणा करने पर 144। और आयतन होता है यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब में, तो 144 सेंटीमीटर क्यूब आपके आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इस क्लास में जो 2013 का पेपर था मैथ्स का वो सॉल्व किया है
ए पार्ट और बी पार्ट। हमने ए पार्ट में 1 से 10 तक प्रश्न सॉल्व किए, जो एक एक नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं वो सॉल्व किए हैं। और पार्ट बी में जो 11 से 15 तक प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सॉल्व किए। आगे की क्लास में हम पार्ट सी और पार्ट डी को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।